Hello बच्चों. In last video we have already discussed amphiprotic acid, polyprotic acid. इनके बारे में हमने डिस्कस किया. हमने pH वगैरह भी निकालना स्टार्ट किया. नाउ हम कंपैरिजन कर रहे हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, इसलिए उनका स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन में सेम रहती है. 100% आयोनाइज होते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में उनकी स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहती है. बट हम वीक एसिड एंड वीक बेसिस के स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक वीक एसिड और वीक बेस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, तो हर एक की एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड एंड वीक बेसिस कैन बी कंपेयर्ड. टू वीक एसिड्स और टू वीक बेसिस कैन बी कंपेयर्ड एज सच. If two acids have having same strength, then ratio of the degree of dissociation of two acids will be the whole under root the ratio of dissociation constant of these two acids. That is alpha 1 upon alpha 2 is equal to under root dissociation constant of acid 1 upon dissociation constant of acid 2. यदि दो एसिड्स की कंसंट्रेशन अलग अलग है, then the formula would become alpha 1 upon alpha 2 whole under root Ka1 C2 concentration of second acid upon Ka2 into concentration of first acid. ठीक है. And this formula is same for weak bases. Instead of Ka we would put Kb's and the formula remain as it is for weak bases. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमें यदि ये वैल्यूज तीन वैल्यू दे रखे हो, एक को निकालना हो, या ये दोनों वैल्यू दे रखी हो, ये दे रखे हो, ये निकालना हो, तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर. या हमें K1 और K2 दे रखा और आपसे पूछा है कि कौन सा एसिड ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो उनकी रेशो निकाल देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेशो वी कैन कंपेयर किसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशो ज्यादा आता है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट विच वीक एसिड और विच वीक बेस इज आयोनाइज, या कौन सा वीक एसिड दूसरे वीक एसिड से उसकी स्ट्रेंथ क्या है. जो ज्यादा आयोनाइज हो रहा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो कम आयोनाइज हो रहा होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब पीएच ऑफ मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का निकालेंगे. अभी तक हमने वीक एसिड वीक बेस के अलग अलग तरीके से उसकी पीएच निकाली थी. सिर्फ अकेला एक वीक एसिड हो, या अकेला एक वीक बेस हो, या दो वीक एसिड्स का मिक्सचर हो, या दो वीक बेसिस का मिक्सचर हो, उनकी स्ट्रेंथ हम प्रीवियस वीडियोस में निकाल चुके थे. दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो या दो स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर हो तो हमने उनका पीएच निकाला था. एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो और उनका मिक्सचर हो तो उनका पीएच निकाल चुके थे हम प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हम निकालेंगे आगे कि अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक वीक एसिड का मिक्सचर हो, या एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मिक्सचर हो. ठीक है. तो याद रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉमन आयन, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड है, इट मीन्स उनमें एक आयन कॉमन होगा, दैट वुड बी द H+ आयन. या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक बेस होगा, इसका उनके अंदर एक आयन कॉमन होगा, दैट वुड बी OH- आयन. तो here we will study about the common ion effect, but before doing this is the formula for finding out the H+ ion concentration if one strong acid and weak acid is mixed together, या one strong base or weak base is mixed together. H+ ion concentration K हमेशा वीक एसिड का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई K नहीं होता, बिकॉज इट गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड. K is the dissociation constant and dissociation constant always for weak acid. Concentration of weak acid upon concentration of strong acid. Similarly OH- की concentration निकालनी है तो Kb that is for weak base, कभी भी strong base का Kb नहीं दे रखा हुआ because it get completely dissociated. And concentration of weak base upon concentration of strong base.
इसकी हेल्प से हम H प्लस आयन OH माइनस इन कंसिडर देन pH कैन बी फाइंड आउट, देन POH एंड देन pH कैन बी फाइंड आउट. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस. तो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट का मीनिंग होता है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वीक एसिड या वीक बेस, यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक बेस के मिक्सचर में मिला रहे हैं हम, ये ध्यान रखना. और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको वीक एसिड के मिक्सचर में मिला रहे हैं. तो जब भी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के मिक्सचर में मिला दें और स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस के सॉल्यूशन में मिलाएं तो क्या होता है? एक कॉमन आयन प्रोड्यूस हो जाता है, एक कॉमन आयन प्रोड्यूस हो जाता है एंड इट वुड सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस. दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टेकिंग CH3COOH, ये एक्वस मीडियम लिया, इससे प्रोड्यूस हुआ CH3COO माइनस आयन एंड H प्लस आयन एक्वस मीडियम में. अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने जैसे प्रोड्यूस HCl डाल दिया. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट वुड गेट कंप्लीटली डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन. इट मींस सॉल्यूशन ऑलरेडी H प्लस आयन था, HCl डालने से, स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ गई उस सॉल्यूशन में. अब अकॉर्डिंग टू लीचेट व्हाट विल हैपन? H प्लस आयन की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, तो टूटेगा ही टूटेगा. रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टर्ब हो गई, जिसने उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया वो डिस्टर्ब हो गया और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यानी मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन किधर किधर भागेगी? रिएक्टेंट डायरेक्शन में. इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है वीक एसिड का या वीक बेस का, इट वुड गेट सप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. ये सप्रेशन होगी, डिसोसिएशन डिक्रीज होगा. दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. तो सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैविंग एन आयन कॉमन. एक आयन कॉमन होना चाहिए विद द वीक एसिड और वीक बेस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके बेसिस पे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.025 मोलर NH4Cl and 0.015 molar NH4OH. So here we will find that NH4OH here is a weak base. ये NH4OH weak base है and NH4Cl strong है. इन दोनों के अंदर एक आयन कॉमन नजर आ रहा है, NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन. इस कॉमन आयन के कारण NH4OH का जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा? सप्रेस होगा. तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा. अब कॉमन आयन इफेक्ट में क्योंकि ये बेस है तो OH माइनस आयन है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा. इसका KB आपको दे रखा है, NH4OH आयन का KB ये दे रखा, दिस इज KB जो कि हमारा फार्मूला था OH माइनस आयन KB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन ये दे रखा, वीक बेस का कंसंट्रेशन ये दे रखा. पुट हेयर KB की वैल्यू पुट यहां कर देंगे, ठीक है. देन KB ये रहा, दिस इज KB, उसको KB की जगह वीक बेस की कंसंट्रेशन ये 0.05 और स्ट्रॉन्ग बेस की, इन दोनों को करके OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालेंगे और देन OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालने का POH फाइंड आउट कर लेंगे और POH माइनस लॉगरिथम OH माइनस एंड देन pH निकाल लेंगे विच वुड बी 14 माइनस POH. लेकिन इसको मैंने आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश की कि हम यदि ऐसा दे रखा है NH4OH, NH4 प्लस आयन, OH माइनस आयन, KB वैल्यू दे रखा है. इट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, इनिशियली ये 0 था. इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.015 मोलर, ठीक है. और अभी क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट है, जिसका KB दे रखा है इसका मतलब वो वीक है. बस हमें कैसे पता चलेगा? जिसका नहीं दे रखा वो स्ट्रॉन्ग है. एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ निकल के इसमें कन्वर्ट होंगे, तो ये 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, तो x मोल निकलेंगे, तो x बने, तो x मोल यहाँ पे माइनस हो गए. अब ऑन द सेम टाइम NH4Cl इज पुट इनटू दिस वीक सॉल्यूशन, व्हाट वुड हैपन? इसकी कंसंट्रेशन थी क्वेश्चन में 0.05 मोलर, तो 0.05 मोलर जैसे कंप्लीट डिस हो तो 0.05 मोलर NH4 प्लस आयन बनाएगा. इट मींस उस सॉल्यूशन में NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? अब 0.025, इससे प्रोड्यूस है प्लस x. लेकिन
इसके कारण क्या होगा, डिसोसिएशन डिक्रीज होगी, बैक रिएक्शन होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ गई है, रिएक्शन इधर की तरफ भागेगी, रिएक्शन इधर की तरफ भागेगी, तो डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है, एक्स की जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो कम हो जाएगा, इधर की तरफ जाएगी, तो मतलब इसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्स को हम क्या करते हैं इस फार्मूले में, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये वाला एक्स 0, ठीक है, एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ड्यू टू कॉमन एंड सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन NH4OH टेक प्लेस, सो एक्स इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम NH4OH। NH4OH में से एक्स को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ये मैंने वर्ड लिख दिया, क्योंकि डिसोसिएशन इधर किधर जा रही है तो डिसोसिएशन कम होगा। नाउ द फार्मूला ऑफ केबी, केबी का फार्मूला क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन तो ये प्लस ये है, तो ये एक्स को तो हम इसके साथ जब प्लस करेंगे तो ये भी कम हो रहा है, तो इसको तो 0 मान लेंगे, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 0 मानेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन दिस। तो पहले तो हमने ये लिख दिया NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन टू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH। तो NH4 प्लस आयन तो कितने बन गए थे, 0.025 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 0.015 माइनस एक्स। जहां प्लस और माइनस हो रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया और इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स हमारा जो केबी की वैल्यू थी ये दे रखी थी 0.025 इंटू एक्स अपॉन 0.015, और OH की कंसंट्रेशन एक्स की जो एक्स है दैट इज OH, एक्स इज नथिंग बट OH की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो आ जाएगी इसको कैलकुलेट करके। इफ यू विल फाइंड, इफ यू सी, तो ये आप देखोगे तो ये देखो ये होगा x इज इक्वल टू 1.81 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.015 अपॉन 0.025। हमने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये OH माइनस एन की कंसंट्रेशन, x इज नथिंग बट OH माइनस एन कंसंट्रेशन। इफ यू फाइंड, ये फार्मूला होगा Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस अपॉन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस, ये फार्मूला हो रहा है, ये Kb की वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस है और ये कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग है। यदि आप देखो तो इस तरीके से है, ठीक है, आप ये चेक भी कर लो। 0.025 जो है स्ट्रॉन्ग का है और 0.015 वीक का है। हमारा देखो ये आ रहा है 0.015 वीक का है और 0.025 स्ट्रॉन्ग का है, और हमारा फार्मूला भी यही है, Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा फार्मूला है इसी फार्मूला बेस है। इसका OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने आपको तरीका ही बता दिया, रीजन क्या है ऐसा आने का, लेकिन आपको क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एग्जाम्स में, और एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको अंडर 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और अंडर 1 मिनट के लिए आपको फार्मूले भी पता होने चाहिए। लेकिन फार्मूला नहीं याद कर रहे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब उसको आपने तरीका भी निकाल लिया। OH माइनस एन की कंसंट्रेशन ये आ गई, POH निकाल लेंगे और फिर pH निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉग, और pH निकालने के लिए pH प्लस POH। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आगे बोला है एंड कंपेयर इट विद दैट 0.05 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NH4OH। कह रहा है कि जब हमने इसके अंदर डाला तो इससे pH निकाल दिए अपने। अब वो कह रहा है कि यदि हम नहीं डाले ओरिजिनल सॉल्यूशन का pH निकालो इसका और कंपेयर करो कि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर तो इसकी जो डिसोसिएशन सप्रेस हो रही है, डिसोसिएशन कम होगा जैसे डालेंगे कॉमन आयन के कारण, ये रिएक्शन इधर की तरफ आ रही है, इसका ना OH माइनस एन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रही है। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो OH माइनस आयन जितना ज्यादा होगा उतना pH बढ़ेगा, क्योंकि OH माइनस आयन ज्यादा, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन जैसे हमने ये डाल रहे हैं कॉमन आयन के कारण कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की डिक्रीज होगी, इधर की तरफ भागेगी तो pH जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जब हम डालते हैं कॉमन आयन, यदि हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को वीक बेस के अंदर डालते हैं तो pH कम आती है, लेकिन ओरिजिनली pH देखते हैं ज्यादा आ रही है नहीं आ रही। इसका pH हमने निकाल दिया 9.04, ठीक है, जब हमने डाला। अब नहीं डालेंगे तो देखते हैं क्या आनी चाहिए, ठीक है। कॉमन सेंस से हमारे हिसाब से जब नहीं डालते हैं तो ज्यादा होनी चाहिए, जब डालेंगे किसी कॉमन आयन वाले कंपाउंड को कम हो जाएगी, क्योंकि OH माइनस आयन किधर किधर जाएगा, रिएक्टेंट किधर जाएगा। नाउ व्हेन नो सॉल्ट NH4 इज एडेड इज प्रेजेंट, दैट इज व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो हमारा फार्मूला है ही, हमने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस का वीक बेस की कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला सीख रखा है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू C ऑफ वीक बेस, ठीक है, क्योंकि वो तो है ही नहीं।
तो Kb की वैल्यू ये रही और वीक बेस की कंसंट्रेशन ये रही, कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की निकल जाएगी कैलकुलेट करने पे। ठीक है, इससे pH निकाला और इससे pH निकाले 40 माइनस दिस एंड इट वुड कम दिस। इट मीन्स व्हाट विल you observed whenever any weak base present in the solution, whatever may be its pH, when in this weak base some strong electrolyte is added having common ion, the dissociation of weak base decreases। dissociation कम होगा weak base का तो OH माइनस कम प्रोड्यूस होंगे, OH माइनस कम प्रोड्यूस होंगे तो वो एसिडिक नेचर का की तरफ जाएगा। तो ये देखो, that means pH falls from 0.72 to 9.04 when NH4 is added to NH4OH। तो कॉमन सेंस है, हमने यहां पे अप्लाई किया इस कॉमन सेंस को। होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। ऐसे और भी एक दो न्यूमेरिकल हम इसके बेसिस से कर लेते हैं। सपोज यू हैव गिवन दिस न्यूमेरिकल, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka फॉर प्रोपेनोइक एसिड। Ka दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड का, इसका वीक एसिड है, ठीक है, इज 1.32 into 10 की पावर -5। Calculate the degree of ionization in its 0.05 molar solution। आपको इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा निकालना है एंड इट्स पीएच। वीक एसिड का ये Ka दे रखा है, आपको डेल्टा डिग्री यानी अल्फा निकालना है और पीएच निकालना है, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन C दे रखे है। आगे देखो इसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी इफ सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर इन HCl आल्सो। यदि इसी सॉल्यूशन में HCl डाल दें, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी C ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ C ऑफ वीक एसिड। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में मिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन होगा 100%, क्योंकि H इसमें पड़ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में भी H होगा, COH ग्रुप होता है। प्रोपेनोइक एसिड इज दिस CH3 CH2 COOH, तो H प्लस एन प्रोड्यूस करेगा, हमें फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है। नाउ हमारे पास दो केसेस हैं, जब हमने नहीं डाला तब पीएच क्या था, जब डाला तब पीएच क्या था। जब नहीं था तो पीएच H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा पड़ी हो रहेगी, जब नहीं डाला तो कॉमन आयन है ही नहीं, ठीक है। जैसे हम डालेंगे तो H प्लस आयन क्या हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, पीएच ज्यादा होगी, मतलब बेसिक मीडियम की तरफ होगी, H प्लस आयन ज्यादा क्रिएट कर रहा होगा। पीएच जब हम डालेंगे तो पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा हम देखेंगे। तो व्हेन प्रोपेनोइक एसिड इज अलोन, दैट इज देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड। तो K हमें दे रखा है, ये वीक एसिड का हमें 0.05 दे रखा है क्वेश्चन में, चेक कर लो जरा, ठीक है, और अल्फा निकाला पीएच निकाला। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू √KAC, ये वीक एसिड हमारे को हमने ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इसका इनकी वैल्यू पुट करके और H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाली, ठीक है, ये -3 आ जाएगा, ठीक है, एंड H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब हमने निकाल ली तो H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फा भी होता है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अल्फा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास ये रही, C हमारे पास वीक एसिड का ये रहा, ठीक है, और अल्फा हम निकाल देंगे डिवाइड करके, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वी हैव फाइंड द अल्फा एंड वी हैव फाइंड द H प्लस आयन। नाउ वी कैन फाइंड द पीएच। पीएच इज इक्वल माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमने निकाल दी तो इससे पीएच निकल जाएगा एंड दैट वुड कम दिस। ये कैलकुलेशन पार्ट है विच यू हैव टू बी परफॉर्म्ड। ये एलॉन का पीएच, इसका मतलब ये एलॉन का तो हमारे पास अल्फा आ गया जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, और दिस इज द पीएच ऑफ एलॉन प्रोपेनोइक एसिड। नाउ केस 2, अब केस 2 में कह रहा है कि व्हेन 0.05 मोलर, मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, ये पुट किया गया प्रोपेनोइक एसिड जो कि वीक एसिड है, तो क्या इफेक्ट पड़ा। तो 100% कॉमन आयन इफेक्ट होगा। क्यों कॉमन आयन इफेक्ट होगा, अभी मैंने आपको बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा 100%, वीक एसिड है H प्लस आयन ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब दोनों के सॉल्यूशन में H प्लस आयन बढ़ेंगे तो इसका डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन का सिंपल फार्मूला हमने याद कर रखा था, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वी H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास C आ गई। विद द हेल्प ऑफ दिस H प्लस आयन कंसंट्रेशन वी वुड कैलकुलेट पीएच। हम पीएच को कैलकुलेट कर लेंगे और अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन C अल्फा, तो इससे अल्फा हमने निकाल लिया। तो यदि आप देखो कि अल्फा की वैल्यू 1.32 इंटू 10 की पावर -3 आ रही है,
और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जब नहीं डाला था एलोन, तो अल्फा की वैल्यू आ रही थी 1.624 इंटू 10 की पावर -2। ये डालने से पहले था, तो मतलब -2 है यहाँ पे, और वहाँ पे 1.32 इंटू 10 की पावर -3 है। मतलब 10 की पावर -3 और -2 में कौन बड़ा होता है? 10 की पावर -2। मतलब वहाँ पे डिसोसिएशन ज़्यादा थी, जैसे ही हमने डाला डिसोसिएशन कम हो गई। सिमिलरली पीएच पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो तो H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली, देन यू विल कैन इजीली फाइंड आउट द पीएच, एंड पीएच इज इक्वल टू द माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ आयन। तो वट एवर यू हैव फाइंड ये H+ आयन की कंसंट्रेशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 6.6 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ये आ जाएगा माइनस लॉग 6.6 प्लस 5, तो लगभग लॉग 6.6, लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.8451, तो हम यहां लग लेते हैं -0.8200 ले लें अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेटली, और +5, तो अप्रोक्सीमेटली पीएच वुड कम 4.00, ठीक है, 878 और 3818, सॉरी गलत, 1800, 4.1800 ये पीएच आ जाएगा। ठीक है, अब पीएच 4.1800 हो गया, और यहां पे पीएच कितना आ रहा है? इफ यू ऑब्जर्व दैट पीएच वुड बी 3.094। मतलब जैसे हमने डाला तो H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली पीएच बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक की तरफ जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो रिमेंबर, हमेशा जब भी हम कॉमन आयन डालते हैं तो कंसंट्रेशन, पीएच एज वेल एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल ऑल्सो अफेक्टेड। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ये अगला टॉपिक कर रहे हैं। अब हमने वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाला, वो कॉमन आयन इफेक्ट का है। बट सपोज अब पीएच आ जाए, वीक एसिड के अंदर वीक बेस डाल दें, ठीक है, मिक्सचर इन वाटर, वीक एसिड के अंदर वीक बेस डाल दें, क्योंकि हमने वीक एसिड का वीक एसिड के साथ मिक्सचर पढ़ लिया था, उसका पीएच निकाल लिया। स्ट्रॉन्ग वीक बेस का वीक बेस के साथ पढ़ लिया, वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। लेकिन अब वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स करेंगे तो पीएच क्या होगा? ये फार्मूला हाइड्रोलिसिस का हमारे कोर्स में, लेकिन ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को मैं ड्राइव करके नहीं बता रहा, बट यू हैव टू क्रैम दिस फार्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa minus pKb, 7 plus half pKa minus pKb. Here Ka is dissociation constant for weak acid and Kb is dissociation constant for weak base. And in this way you can find out. जैसे calculate the pH 0.1 molar NH4CN solution at 25 degree Celsius. Ka is this and Kb is this. यदि आपको ऐसा आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन वीक एसिड वीक बेस का है? तो यदि आप चेक करो तो NH4 प्लस जो होता है वीक बेस का है, NH4 प्लस आयन वीक बेस से पड़ी रहेगा, एंड Cn माइनस आयन ये वीक बेस है से पड़ी रहा होगा, और CH माइनस आयन HCl से आ रहा होगा, ये वीक एसिड से आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साइनाइड नाइट्राइल हमने किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे वीक होते हैं, तो वीक एसिड और ये वीक बेस NH4 के साथ। इसका वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है, इसके Kb और Ka दे रखा है, तो इनसे pKa निकाल लेंगे। pH 7 हाफ pKa माइनस pKb, pK का मतलब था माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग pKb होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग Kb, और इनको फार्मूला को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द फार्मूला pH इट विल बी 9.6505। इसका मतलब Kb ज्यादा डिसोशिएट हो रहा है। देखो इन दोनों में ज्यादा डिसोशिएट कौन हो रहा है? इन द वैल्यू देखोगे तो यदि इन वैल्यू को हम समान मान लें तो 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -5 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -10, इट मीन्स Kb इज ग्रेटर देन Ka।
के बी ग्रेटर देन के है, इट मीन्स 200% 7 से ज्यादा वैल्यू आएगी। यदि के ग्रेटर देन के बी होता तो 7 से कम आती। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, इफ के बी इज ग्रेटर देन पीएच वुड बी ग्रेटर देन 7। इफ ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को कि आपको मान लो कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 3 ऑप्शन में पीएच लेस देन 7 दे रखे और 1 ग्रेटर देन 7 दे रखे हैं, तो याद रखना डायरेक्ट बिना कैलकुलेट के उसी पे चले जाओ बस इस तरीके से। इफ के बी इज लेस देन के देन के ज्यादा तो पीएच इज लेस देन 7। तो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द, तो ये तरीके हैं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेंगी कि चीजें कैसे हमें परफॉर्म करनी है। ओके, अब नाउ आपको कुछ और शॉर्टकट चीजें बताते हैं। अब पीएच ऑफ एनी डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड वीक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड का मतलब मैंने आपको बताया, पॉलीप्रोटिक मतलब बहुत सारे H+ आयन निकाले, डाइप्रोटिक मतलब विच प्रोड्यूस 2 H+ आयन, produces 2 H+ ions in the solution। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2S विच इज वीक एसिड, H2S एक्वस सोल्यूशन में डाला, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम इसी टॉपिक को। Hello students, in the last video we have already discussed the common ion effect, pH of the mixture of weak acid, weak base. Now I am going to teach you about pH of any diprotic acid, that is weak acid. Weak acid, diprotic acid are those which produces 2 H+ ion in the solution. Suppose we have taken H2S which is a weak acid. When this H2S put into the aqueous medium, it would create 1 H+ ion plus HS- ion. Remember one thing, step by step H+ ion will be removed. In the first case H+ ion removed, that would called Ka1, dissociation constant of Ka1. HS- in aqueous, this HS- again will get dissociated and produce H+ ion, S2- and Ka2. Or we have already discussed that when in the polyprotic acid, Ka1 will always greater than Ka2, will always greater than Ka3, and this is so on. Why is it so? Because the first H+ ion will remove from the neutral compound, which can be easily removed. But after removal of first H+ ion, the substance acquire negative charge, and the removal of H+ ion become more and more difficult from the negative ion substances. That is why Ka2 will be very very less than Ka1. ऐसे सॉल्यूशंस का हम यदि पीएच निकालना चाहें तो H+ आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे Ka1 C1, जो Ka1 है और जो कंसंट्रेशन हमें पता है H2S की वो, ठीक है, का होल अंडर रूट या इज इक्वल टू C1 अल्फा। H2S की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे निकालनी है तो C1 माइनस C1 अल्फा, ठीक है, जो भी हमारा C1 अल्फा निकलेगा। H2S HS- आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, that would be always equal to H+ ion concentration, but S2- आयन की कंसंट्रेशन आपको पूछ लिया है इक्विलिब्रियम पे क्या होगी S2- की, तो रिमेंबर इसके डालने से जिसका डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा, बहुत वीक डिसोसिएशन, हमने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़ा कम होगा, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका समझ लेना S2- आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, हमेशा Ka2 के। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट विल बी directly applied in the numericals. आपको यहाँ पे मैंने तरीका भी बना रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल H2S when dissociate H+ ion HS- and Ka1 बना। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन C, ये 0 था। एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा हो गया, कोई 1 है तो C अल्फा C अल्फा, ये 1 फर्स्ट डिसोसिएशन। एंड HS- आयन तो ये तो C अल्फा, H+ आयन C अल्फा और S2- आयन, क्योंकि Ka2 बड़ा कम डिसोशिएट हुआ। यदि मान लो इसमें से Y निकला, इसमें से Y निकला और ये Y बना, ये Y प्लस हुआ, दैट Y, क्योंकि Ka2
का जो है डिसोसिएशन बहुत कम है, यदि ये सॉरी हम यहाँ नहीं लिख रहे, ये मैंने नीचे लिख रखा है, K2 का डिसोसिएशन K1 से कम है, तो इसमें से x अमाउंट निकला, तो ये x अमाउंट यहाँ ऐड हुआ, x बना, बट x वुड बी वेरी वेरी लेस, x वेरी वेरी लेस होगा, x की वैल्यू, ये भी जीरो के इक्वल कर देंगे, ये भी जीरो के इक्वल कर देंगे। इसका मतलब K2 के अकॉर्डिंग यदि हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो इसकी कांस्टेंट अपॉन इसकी इंटू इसकी कांस्टेंट अपॉन इस दिस, ठीक है। ये सी अल्फा प्लस एक्स इंटू एक्स सी अल्फा माइनस एक्स, ये एल प्लस और माइनस वाला हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेग्लेक्ट हो गया, जीरो के इक्वल हो गए, इट वुड बिकम जीरो एंड इट वुड बिकम जीरो। इसका मतलब सी अल्फा इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं सी अल्फा इंटू एक्स अपॉन सी अल्फा, एंड ये सी अल्फा से सी अल्फा कट गया, x इज इक्वल टू K2 एंड दैट x वुड बी कंसंट्रेशन S-2, दैट इज वाई S2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम K2 के इक्वल होती है। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, आप रोक रोक के समझ सकते हो कैसे हुआ। कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है यदि आप के मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो, क्योंकि चैप्टर कंप्लीटली मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। नाउ हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इजीली। हम जैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पीएच ऑफ डाइप्रोटिक एसिड वीक एसिड बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैविंग कॉमन आयन। पीएच निकालना डाइप्रोटिक एसिड का जब हम उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें जिसके अंदर कॉमन आयन हो। तो मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं, डाइप्रोटिक का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया। आप देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैनी अ टाइम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द जेई एग्जाम्स, जेई में बहुत बारी पूछा गया है। एंड मैं जेई जब भी बात करता हूं तो मेंस की बात नहीं करता, एडवांस की बात करता हूं सिर्फ ओनली। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S, मतलब K1 दे रखा है आपको, दिस इज K1 9.1 इंटू 10⁻⁻8। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयन इन इट्स 0.1 मोलर, ये कंसंट्रेशन दे दिया आपको वीक एसिड की। ऑल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन H2 माइनस आयन H प्लस आयन, H2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की, इफ द सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज दिस, और एक K82 दे दिया, ठीक है। वही सेम इसके बाद इन्होंने केस दो दिया इसी के साथ, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड टू H2S सॉल्यूशन, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी, HCl डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डाल दिया, तो क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट केस चलते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस चल रहे हैं, व्हेन देयर इज नो H प्लस आयन HCl इज एडेड, व्हेन नो HCl इज एडेड, पहला केस ऊपर वाला, इससे ऊपर। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, √K1 C वीक एसिड, क्योंकि H प्लस आयन उसी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, नीचे वाले में तो प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, डिसोसिएशन इतनी वीक हो जाती है, ठीक है। अब HS माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की होती है, ये भी हम ऑलरेडी अभी पीछे सीख चुके हैं, K1 इज इक्वल टू C ऑफ वीक एसिड, एंड H2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन K2 के इक्वल होती है, ये मैंने अभी आपको सिखा के आ चुका हूँ। H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें K1 की वैल्यू पता है, न्यूमेरिकल में गिवन है, ये रही K1 की वैल्यू, एंड C ऑफ वीक एसिड ये गिवन है, C ऑफ वीक एसिड ये 0.1, ठीक है। इसको पुट किया, इससे ये निकल गया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ गई, HS माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, और H2 माइनस की कंसंट्रेशन डायरेक्ट K2, डायरेक्ट मतलब न्यूमेरिकल आपको विद इन सेकेंड, आप सोचते रह जाओगे, न्यूमेरिकल होने मुश्किल हो जाते हैं जेई में, लेकिन आपको सेकंड्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आ गया हमारे पास। अब नाउ केस 2 आपसे कहा है, जब व्हेन 0.1 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू द 0.1 मोलर H2S वीक एसिड सॉल्यूशन मींस कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट है H प्लस आयन का फार्मूला हमने लगा दिया, H प्लस आयन का फार्मूला लगाया, इट वुड Ka1 इंटू CWaCSA1। अभी Ka1 हमने इससे लगाया क्योंकि इनिशियली पहला स्टेप ही चलेगा ना, जब पहला स्टेप नहीं चला तो सेकंड स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे। तो जैसे ही डाला पहला स्टेप ही सप्रेस हो जाएगा। जैसे ही हमने वी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला H2S के अंदर, तो जो उसका पहला स्टेप है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप H प्लस आयन निकलते हैं, जैसे ही डाला उसने पहले स्टेप को सप्रेस कर दिया, पहले स्टेप को बैक मार दिया, पहले स्टेप को बैक मार दिया तो HS माइनस आयन कम बनेंगे, HS माइनस आयन ही डिसोशिएट नहीं होंगे, दूसरा स्टेप फिर कंप्रेस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा।
तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये ऑलरेडी हम कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि Ka इंटू सी ऑफ वीक एसिड अपॉन सी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 0.01 है, इसका ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये आ गई, बस दैट्स इट। और HS माइनस आयन की कंसंट्रेशन यही होगी वीक एसिड में। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अभी तक हमने कॉमन आयन में पढ़ा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। अब उल्टा कर दिया, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, या वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं, वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस के साथ एसिड। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी कि कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा होगी वीक एसिड तो आपको पता ही है पीएच तो 7 से ज्यादा आनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन वीक बेस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपको पता है पीएच 7 से लेस जाएगी, इसमें भी 7 से लेस जाएगी, लेकिन कितना लेस जाएगी, ठीक है। ओके, तो मैं फिर से बता रहा था कि पीएच ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें वीक एसिड का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होगा, या पीएच ऑफ सॉल्यूशन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। सबसे पहले तो वर्ड आया बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट के बाद एक नेक्स्ट वर्ड बफर सॉल्यूशन। तो इसका ना आपके दिमाग में आनी चाहिए चीजें, न्यूमेरिकल करते समय हमें न्यूमेरिकल में पता ही नहीं चलता, वर्ड बफर देंगे नहीं आपको, मैं तरीके से स्टेप बाय स्टेप यही चीज सिखा रहा हूं कि यदि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्सचर आ जाए तो इसका मतलब 200% कॉमन आयन का क्वेश्चन, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्सचर आ जाए और वीक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा दे रखी हो तो रिमेंबर इस तरीके का सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, या वाइस वीक बेस का भी आ सकता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि जब उन ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन में यदि कोई एसिड या बेस डालें स्मॉल अमाउंट में तो वो अपने पीएच को चेंज होने से रजिस्ट करते हैं, पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, पीएच चेंज करने से रजिस्ट करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड इज बफर सॉल्यूशन, आप सुबह से लेकर रात तक कितनी ही एसिड कितने ही बेसिस खाते हो, खाते वीक हो, खाते ऐसे एसिड हो, ज्यादा भी नहीं खाते जरूरत से ज्यादा, तो उसके कारण हमारे ब्लड का जो पीएच है ऑलमोस्ट 7.35 से लेकर 7.4, ये बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, 7.35 से लेकर 7.4 के आसपास का पीएच होता है, इस रेंज में रहता है। तो हमारा पीएच नेवर गेट चेंज, ऐसा नहीं तो ड्रास्टिक चेंज आता है कि हमने कोई बेस खा लिया तो ड्रास्टिक चेंज होकर 10 पे चला गया, या आपने कोई एसिड खा लिया, संतरे खा लिया, आंवला खा लिया, अचार खा लिया तो आपका पीएच डिक्रीज होकर 5 पे आ गया। नो, यदि ऐसा हो गया तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो पीएच रिमेन कांस्टेंट, भगवान ने हमारा बॉडी के अंदर इस तरीके का सिस्टम बनाया, यदि पीएच चेंज होगा तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम की वर्किंग चेंज जाएगी, जो कि बायो में आप पढ़ते हो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है इज डिपेंड अपॉन द ऑप्टिमम पीएच। इफ पीएच चेंज, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम चेंज, और इसके कारण एंजाइम की एक्टिविटी चेंज, हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स एंड मैनी अदर विटामिन्स, उनका डिसोसिएशन होना, प्रोटीन्स, उनका डिसोसिएशन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिसोसिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी एक तरह से मल न्यूट्रिशन की शिकार हो जाएगी और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस क्रिएट हो जाएंगी। यानी हम खाने के बावजूद हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी को खाने के बाद भी इफेक्ट नहीं मिलता है, इसका ना उनके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रखी है, इसका ना उनके बॉडी के अंदर जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो गया है। इज इट क्लियर? तो बफर सॉल्यूशन का होता है सॉल्यूशन विच रजिस्ट अ चेंज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ऑन द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू इट। दो तरीके के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। मैंने आपको बताया यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा तो एसिडिक बफर होगा। वैसे तो स्ट्रॉन्ग मतलब इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा तो एसिडिक बफर है, यदि इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर तो बेस की तरफ चला गया, बफर ही निकल आएगा। कंसेंट्रेशन वीक की ही ज्यादा होनी चाहिए तभी बफर सॉल्यूशन बनेगा, CH3COH प्लस NaOH। इज इट क्लियर? इन बेसिक बफर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होगा और वीक बेस मस्ट बी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके कारण पीएच थोड़ा सा बेस की तरफ जाएगा। इसका हमारी बॉडी के अंदर, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है ब्लड का, वो मैंने अभी आपको बताया 7.35 से लेकर 7.4 के आसपास होता है, रेंज होती है।
तो इसका 7 से ऊपर है तो इसका बेसिक बफर है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो भी बेस है वो मैं आपके साथ यहां डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बेसिक बफर होता है। नाउ लेट्स टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन, CH3COH NaOH CH3CONa प्लस H2 बन जाता है रिएक्शन में। इनिशियल है हमने CH3COH 10 मोल्स ले रखा है और NaOH 1 मोल ले रखा है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा, यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में बना रखा है इसका, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसके 10 मोल्स हैं, इसके 1 मोल्स ही हैं 1 लीटर में। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, ये वीक है, दिस इज वीक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, और कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो रही है। इसका ये यदि हम एक, और ये रिएक्शन हो रही है कंप्लीट रिएक्शन, इट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रेजेंट, ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के अंदर। जब लिमिटिंग रेजेंट है तो 1 मोल ये रिएक्ट करके 1 मोल ये रिएक्ट करके 1 मोल ये बना रहा है 1 मोल ये बना रहा है। तो इसका इस जब रिएक्शन होगी तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा, 10 में से 1 गए, 1 में से 1 गए, ये 1 बना और ये 1 बना। इसका ये तो 0 रह गया, ये 9 मोल रह गए, ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर इसका क्या क्या पड़ा हुआ है अब? सॉल्यूशन का एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है और सॉल्यूशन का CH3CON पड़ा हुआ है, क्योंकि यही 2 चीजें बनी है प्लस वाटर है, वो वाटर के साथ सॉल्यूशन बन गया। तो इट मींस सॉल्यूशन कंटेन्स CH3 प्लस CONa, इट इज एन एसिडिक बफर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, एसिडिक बफर आर दोज बफर विच कंटेन वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, उसको समझाने का मैंने तरीका बताया। क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते कि इस तरीके से, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन जब वीक एसिड की ज्यादा होगी तो वहां पे वीक एसिड और उसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हम ऐसे क्वेश्चन के पीएच निकालना सीखेंगे, बड़ा इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के पीएच कैसे निकालते हैं हम ड्राइव करेंगे, फार्मूला पीएच निकालने। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए भी इस तरीके से किया जाता है। अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, सपोज एसिड था CH3COH, एक्वस मीडियम में गया CH3CO माइनस आयन बनाया, कॉन्जुगेट बेस है H प्लस आयन बनाए, और जो NaOH था हमने इसके साथ NaOH डाला तो वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ। ठीक है, इसका K किसका आएगा? वीक एसिड का आएगा ना। K वुड बी फॉर वीक एसिड नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी K नहीं होता, क्योंकि तो 100% कंप्लीटली डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों निकालेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट तो मेरा वीक का होता है, तो ये एसिड है तो इसका। अब K का फार्मूला होता है, हाँ, K का फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस आयन H प्लस आयन अपॉन CH3COH, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये निकलता है। H प्लस आयन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब यहां पे लॉग ले लिया, लॉग H प्लस आयन, तो यहां भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। लॉग A इंटू लॉग B चल रहा है, तो लॉग K प्लस लॉग दिस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस फार्मूले को। तो माइनस लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग K माइनस लॉग दिस। माइनस लॉग H प्लस आयन का फार्मूला था PH, माइनस लॉग K को PK लिख सकते हैं, और यदि माइनस को प्लस में चेंज करना है तो इसको रिवर्स कर दिया, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे। नाउ दिस फार्मूला बिकम PH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। फिर से बोल रहा हूं, PH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग, दिस इज CH3CO माइनस आयन इज कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। ये देखो CH3COH एसिड है और इसका जो यहां पे आयन क्रिएट होगा वो कॉन्जुगेट बेस, इस तरह से कॉन्जुगेट बेस। तो इन दिस वे द फार्मूला इज ड्राइव्ड, एंड इन दिस वे यू कैन ड्राइव द फार्मूला फॉर द PH POH कैलकुलेटिंग फॉर वीक बेस आल्सो। तो यहां पे सॉल्ट नहीं होता है, यदि सॉल्ट दे भी रखा है तो कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन होती है। लेट्स डू द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। Calculate the pH of buffer solution containing 0.1 molar of acetic acid and 0.15 mole of sodium acetate. K for acetic acid is this. मतलब आपको K दे रखा है, ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसका मतलब ये 0.15 मोल सोडियम एसिटेट है, मतलब एसिटेट आयन की वैल्यू दे रखी है। इज इट क्लियर? एसिटिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3CO माइनस आयन बनेगा, ये CH3CO माइनस आयन डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट कंप्लीट होगा और इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये इसकी कंसंट्रेशन आपको हमारे पास है और इसकी कंसंट्रेशन है। इन दिस वे जो हमारा फार्मूला pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, उन दोनों की कंसंट्रेशन रखी है। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द फार्मूला फॉर द दिस सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन pH। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट इजीली द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 0.2 मोल्स ऑफ HCl इज एडेड टू द 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन। नाउ आपसे एसीटेट आयन और एसिटिक एसिड एसीटेट आयन का सॉल्यूशन क्या रखा है, इसका मतलब ये तो बेस, ये तो बफर सॉल्यूशन हो गया। अब बफर सॉल्यूशन में आपको HCl ऐड कर दिया, यानी एसिड है और इसके अंदर HCl ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब कॉमन आयन इफेक्ट प्लस बफर सॉल्यूशन दोनों का इफेक्ट चेक करना है कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले बिफोर एडिशन ऑफ HCl, बिफोर एडिशन ऑफ HCl फार्मूला था pH pK प्लस लॉग CH3CO- एंड CH3COH की कंसंट्रेशन। यदि आप देखो pH इज इक्वल माइनस लॉग K की वैल्यू ये रही, एंड आपसे दे रखा कंटेनिंग 1 मोलर एसिटिक एसिड 1 मोलर एसिटेट आयन, तो ये 1 मोलर है, तो इसका मतलब इससे लॉग की वैल्यू निकाल दी हमने, लॉग माइनस लॉग 1.8 10 की पावर -5, तो ये आपकी इसको कैलकुलेट करेंगे तो pH आ जाएगी 4.75। 4.75 तो तब है जब हमने HCl ऐड नहीं किया। नाउ इफ वी एडेड HCl, केस 2 स्टार्ट होता है आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। अब हमने HCl ऐड किया, देखते हैं क्या कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ CH3COH प्लस CH3CO- आयन। CH3COH और बेस का जब रिएक्शन होता है तो CH3CO- आयन बनता है और H+ आयन बनते हैं। ठीक है भाई, ये टूटेगा तो ये H+ आयन में कन्वर्जन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने H+ आयन डाल दिए, एसिड डाल दिया। एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके की मोल 0.1 मोल थे। हमने अब इसको जब हमने इसके अंदर डाला तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो इसकी डिसोसिएशन डिक्रीज हुई कॉमन आयन इफेक्ट में। यदि इसकी डिसोसिएशन कंप्लीट हुई तो टोटल H+ आयन इन द सॉल्यूशन होगा 1 + 0.2 1.02 मोल्स हो गए, क्योंकि 1 मोल CH3COH से 1 मोल CH3CO- आयन बने। ठीक है, एंड 1 मोल H+ आयन बने। लेकिन HCl से 0.02 मोल से H+ आयन 0.02। अब ये 1 मोल कहां से आया, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मोलर CH3COH है एंड 1 मोलर एसीटेट आयन है, तो मतलब 1 लीटर में 1 मोल ये होंगे और 1 लीटर में ये। आप तो हमने मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये गिवन था आपको, दिस वन इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था ये। HCl के इतने मोल हमने ऐड किए तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, इसलिए ये ऐसे मत सोचना कि ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो सर ये इक्वल क्यों ले लिया, ये तो क्वेश्चन में गिवन था 1 मोलर इतना 1 मोलर इतना। ठीक है, उसको हमने मोल में चेंज करा। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो 1 मोल 1 मोल। ऐसे ये 0.2 मोल्स थे तो कंप्लीट डिसोसिएशन 0.2 मोल, तो इसका H+ आयन कितने हो गए पूरे सॉल्यूशन में 1 + 0.2 मोल। ठीक है, तो टोटल H+ आयन आ गया 1.02 मोल। सो अकॉर्डिंग टू लीचेटर्स प्रिंसिपल रिएक्शन गो बैकवर्ड, क्योंकि H+ आयन बढ़े तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो CH3COOH इधर की तरफ जाएगी, तो जो 0.2 मोल्स हैं यहां पे टूट गए थे वो इतने 0.2 मोल इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये 1 मोल ही रहना चाहिए, ये 1 मोल रहना चाहिए, तो इधर की तरफ जाएगी। तो ये जो 1 मोल थे ये किसमें इसमें एडिशन हो जाएगा 0.2 मोल, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वही तो टूट के जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए, सारी चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, कंसंट्रेशन। तो इसको डालने से पहले ये कंसंट्रेशन थी दोनों तरफ, जैसे इसको डाला तो इतने मोल बढ़े तो इतने मोल वहां पे बैक हो जाएगी रिएक्शन, तो ये 1.2 हो गए। तो जब इधर की तरफ 1.2 मोल है तो CH3CO- आयन में से भी तो कुछ चीजें जाएंगी वहां की तरफ, ये 1 मोल थोड़ा रह जाएगा, इसमें से भी कुछ निकल के जाएगा। कितना निकल के गया 0.2 मोल्स, तो 0.8 मोल रह गए। मेरी बात समझ में आई भाई, जब हमने H+ आयन 0.2 एक्स्ट्रा डाले तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बढ़ी, तो एक्स्ट्रा 0.2 मोल इसके अंदर बढ़े, वो इसको यहाँ इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो इसमें से 0.2 मोल निकल के जाएंगे जो एक्स्ट्रा थे, तो इसमें से भी 0.2 निकल के जाएंगे और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसका ना CH3CO- की जो मोल्स हैं आफ्टर एडिशन ऑफ HCl इतने हो जाएंगे, और CH3CO- में से 1 माइनस ये निकले इतने हो जाएंगे।
अब पीएच निकाला हमने, इसकी कंसंट्रेशन मोल को वॉल्यूम हमने 1 लीटर ले लिया, तो इसकी मोल से रहे और इसके मोल से रहे, इनको पुट कर दिया वैल्यूज को, कैलकुलेट किया और जब पीएच आई 4.57, ये देख लो, इसके मोल्स यहाँ डाल दिए 0.8 और इसके मोल्स यहाँ डाल दिए 1.2, इन दोनों कैलकुलेट किया, इसकी 4.75 थी माइनस, इसको कैलकुलेट किया 0.18 आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लिया हमने लॉग टेबल वगैरह से या अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको सिखा रखा है, इससे पीएच आया 4.57। तो देखो एडिशन करने से पहले इस सॉल्यूशन का पीएच था 4.75 और जब HCl ऐड किया तो इस बफर सॉल्यूशन का जो पीएच हो गया वो कितना हो गया 4.57, तो बड़ा लिटिल चेंज आया। तो रिमेंबर, in this way you can attempt the question of buffer solution along with common ion effect. Now the last topic of the ionic equilibrium is solubility product. सबसे पहले हर एक सॉल्ट किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, कुछ ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है कि इनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे हम कंपेयर करें, किस तरीके से कंपेयर करें। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास है KSP, फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंट सॉल्ट डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन अ सॉल्वेंट, जनरली वाटर, ठीक है। सम सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल व्हाइल द अदर डिजॉल्व टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। नाउ प्रॉब्लम अराइजेस एज टू हाउ टू कंपेयर द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स एंड दिस कैन बी डन बाय द KSP। तो KSP क्या होता है, सपोज AgCl को हमने डाला, AgCl सॉलिड है, डिसोशिएट हुआ Ag प्लस एंड Cl माइनस है, कुछ तो डिजोल्व हो गए, कुछ Ag प्लस के फॉर्म में रह गए, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ये कुछ डिजोल्व नहीं हुआ। नाउ K डिसोसिएशन, इसका कुछ डिसोसिएशन होगा KD, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, वो इसका फार्मूला क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन दिस, बट दिस इज सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, तो इसका ना ये कांस्टेंट है, ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो KD भी कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू हमने K मान ली, K इज कांस्टेंट विच इज K, ठीक है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो KD, K वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, KD और K बोथ आर कांस्टेंट, व्हेन कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो इसको एक नई वैल्यू दे दी हमने KSP। KSP is nothing but the product of the concentration of ions produced by any salt in the solution। किसी सॉल्ट के जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। इन जनरल यहाँ पे तो एक Ag था, एक Cl था, मान लो कि एक जनरल हमने फॉर्मूला लिया AX B माइनस BY, ये सॉलिड है, ये डिसोशिएट हुआ तो X AY प्लस आयन बने एंड Y B इसके ऊपर चार्ज आ गया X माइनस आयन बने। तो KSP का फॉर्मूला क्या होगा, KSP इज इक्वल टू AY प्लस आयन की पावर X, जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है इसका, एंड B X माइनस की पावर Y। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट may be defined as the product of the concentration of the ions, ions की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वर्ड ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है, जब पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है, उसमें एक्स्ट्रा अब सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेज टू द पावर ऑफ देयर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, और कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगी, जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हैं बाय द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्ट। तो रिमेंबर सैचुरेटेड, तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉट एवरी सॉल्यूशन। कि हमने एक गिलास लिया, एक गिलास में 1 चम्मच Ag से डाला, वो पूरा डिसॉल्व हो गया है, दिस इज नॉट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक इतने पानी के अंदर 4 चम्मच डाल के वो सैचुरेशन आता है, पूरा का पूरा पानी के अंदर AgCl हो जाए, जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होके उसके बाद एक्स्ट्रा सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उसी को सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन यदि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा जिसमें डालें फिर डिसॉल्व हो जाए, फिर डालें फिर, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 40 डेस्क हैं, 10 बच्चे आए बैठ गए, अभी भी 30 डेस्क खाली पड़े हैं, फिर 10 बच्चे आए फिर बैठ गए, अभी भी 20 डेस्क वाले हैं, फिर 10 बच्चे आए फिर बैठ गए, अभी भी 10 डेस्क खाली पड़े हैं, फिर 10 बच्चे आए फिर बैठ गए, अब पूरी के पूरे डेस्क भर गए। अब एक बच्चा आएगा तो बैठ नहीं सकता, तो सैचुरेट हो गया, लेकिन 40 आने से पहले अनसैचुरेटेड था।
इज इट क्लियर? तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो केएसपी इज ओनली वर्ड यूज फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो एक तो सबसे पहले केएसपी से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितनी ज्यादा किसी की केएसपी वैल्यू होगी, किसी सॉल्ट की जितनी ज्यादा केएसपी वैल्यू है, इसका ना उतना ही ज्यादा वो सॉल्ट डिजोल्व है वाटर में। केएसपी ऑफ एनी सॉल्ट इज ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं अभी बोल रहा था केएसपी किसी भी सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है। एंड तीसरा, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट इज डिटरमाइंड फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकाली जाएगी तो उसको केएसपी ना कह के एक वर्ड किया जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप केएसपी एंड केआईपी। तो फॉर अ सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी सॉल्ट का गिवन टेम्परेचर पे इस केएसपी इज ग्रेटर देन केआईपी, केएसपी केआईपी से ज्यादा है तो वो सॉल्ट कभी प्रेसिपिटेट में आएगा, मतलब डिजोल्व हो रहा है। लेकिन यदि केआईपी ग्रेटर है केएसपी से, मतलब अनसैचुरेटेड में ही डिजोल्व नहीं हो रहा, केआईपी ज्यादा हो गया, मतलब जो उसको डिजोल्व होने का प्रोडक्ट था उससे ज्यादा उसका अनसैचुरेटेड में उसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जाते जाते वो क्या हो जाएगा, पीपीटी में कन्वर्ट होगा, तो इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। और केएसपी यदि केआईपी के इक्वल है तो अगेन जो सॉल्ट है वो इस पॉइंट के बाद यदि इससे जरा सा भी सॉल्ट डाला तो क्या होने स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट वुड हेल्प इन द न्यूमेरिकल्स। जैसे न्यूमेरिकल करने का सबसे पहले क्वेश्चन आया है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। मोलरिटी दे रखी है AgCl की, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, AgCl सॉलिड, Ag प्लस आयन एक्वस, AgCl माइनस आयन एक्वस। मान लो AgCl का ये कंसंट्रेशन है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम के साइन से मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्टार्टिंग की क्लास में, क्योंकि सॉलिड है एक्वस है। तो इसका जितना इसके कंसंट्रेशन उतने आयन ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, 1 है तो 1, ठीक है, 1 क्लोराइड ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इतनी कंसंट्रेशन इसकी। तो इसका केएसपी और AgCl निकालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन का और इसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द केएसपी। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर एज्यूमिंग दैट, अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मतलब कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्ट की, दैट नीदर आयन रिएक्ट विद वाटर, जब ये आयन प्रोड्यूस होता है वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे। और केएसपी आपको ये वैल्यू दे रखी है इसकी, अब उल्टा है, केएसपी आपको दे रखी है, इनकी कंसंट्रेशन निकालनी है इस सॉल्ट की। तो सबसे पहले हमने लिख दिया A2X3, ये 2A3 प्लस आयन बनाएगा और ये 3X2 माइनस आयन बनाएगा। इसका मतलब सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S मान लिया, तो ये 2 मोल बन रहा है तो 2S और ये 3 मोल बन रहा है तो 3S। इज इट क्लियर? कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। केएसपी का फॉर्मूला होता है A3 की पावर 2 इंटू X2 माइनस की पावर 3। इसकी कंसंट्रेशन ये रही 2S, इसका स्क्वायर 3S का क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, केएसपी इज इक्वल टू आ गया 108 S की पावर 5। केएसपी की वैल्यू आपको गिवन थी S5, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस, ये 1/5 ये लॉग से होगा क्वेश्चन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस वैल्यू। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको ये दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.5 इंटू 10⁻⁻10। ये AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, केएसपी दे रखी है। वेदर देयर विल बी एनी प्रेसिपिटेशन बाय मिक्सिंग 50 ml 0.15 मोलर NaCl एंड 50 ml 0.01 मोलर AgNO3। यदि हम NaCl और AgNO3 को मिलाएं इतने वॉल्यूम का, इतने कंसंट्रेशन का, तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि NaCl और AgNO3 को रिएक्ट करते हैं तो AgCl और NaNO3 बनता है, तो AgL के पीपीटी बनेंगे नहीं बनेंगे पूछ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि इन दो को मिला रहे हैं तो 50 ml इसका मिला है, 50 ml टोटल वॉल्यूम का 100 ml, ठीक है। अब NaCl से Cl माइनस आयन प्रोड्यूस होगा और AgNO3 से Ag प्लस आयन होगा, तो Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए निकालना है तो कैसे निकलेंगे, जितने NaCl के मोल्स हैं वही Cl माइनस आयन भी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि NaCl कंप्लीट डिसोशिएट होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, तो जितने मोल इसके होंगे उतने मोल इसके बनेंगे। तो मोल्स कैसे निकलेगा,
मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंसंट्रेशन फ्रॉम NaCl मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमारे को टोटल सॉल्यूशन में निकालना है, तो यदि नंबर ऑफ मोल्स तो कंसंट्रेशन निकालना, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो गए और अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 ml का सॉल्यूशन बन रहा है, क्योंकि इन दोनों को मिला के 100 ml बना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी टू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए अपॉन 100, इससे हमारी क्या आ गई, इसकी कंसंट्रेशन आ गई। सिमिलरली Ag प्लस आयन AgNO3 से वो भी ये रहा 0.0150 ml, इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करता तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई AgNO3 की, और AgNO3 से Ag प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि AgNO3 अगेन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, Ag प्लस आयन और NO3 माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितना इसकी कंसंट्रेशन होगी इतनी इसकी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में। अब हमारे पास Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, इनको मिलाने के बाद तो इनको KIP निकाल लिया, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अब, तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये मिला के आया इतनी वैल्यू। अब हमने इसको KIP को जो KSP हमें दे रखा था इसके साथ कंपेयर किया इस वैल्यू को, तो देखो ये आ रही है हमारी KSP दे रखी है 1.5 × 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10, और यह KIP आ रही है 2.5 × 10 की पावर माइनस 5, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, 10 की पावर माइनस 5 या 10 की पावर माइनस 10, ऑब्वियसली 10 की पावर माइनस 5 बढ़ी है, इसका मतलब KIP ग्रेटर है KSP से, जब IP ग्रेटर हो जाए KSP से तो प्रेसिपिटेशन अकर्स, तो प्रेसिपिटेशन होगा ही होगा 100%। So in this way the chapter is over. These type of questions are generally asked in the exams.